तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है अलास्का के एक बहुत ही दूर दराज के कस्बे बैरो नाम की जगह में। इस जगह पर सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं साल के आखिरी महीने के 30 दिनों की रात की, जब पूरे 1 महीने तक इस जगह पर बिल्कुल भी धूप नहीं निकलेगी। उसी दिन एक अजनबी आदमी एक बड़ी नाव से इस जगह पहुंचता है। अगली सुबह सूरज के दिखने का आखिरी दिन होता है। इस इलाके के पुलिस ऑफिसर्स एबन और बिली को पता लगता है कि किसी ने इस जगह के सैटेलाइट फोन्स को चुरा कर जला दिया होता है, जिसके कारण इस जगह का कांटेक्ट बाकी की दुनिया से कट जाता है। ये दोनों समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब किसने किया और क्यों। उधर जॉन रिस के घर पर कोई उनके तीनों कुत्तों को मार देता है। मौका वारदात पर जब एबन पहुंचते हैं तो किसी ने तीनों कुत्तों को बड़ी बेरहमी से मार दिया होता है। उधर स्टेला एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है कि तभी अचानक से एक बड़ा स्नो कटर ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देता है। ट्रक का ड्राइवर उनसे माफी मांगता है, वो ठीक होती है, लेकिन उनकी कार खराब हो जाती है। स्टेला एबन को मदद के लिए फोन करती है। एबन नहीं जानते थे कि स्टेला बैरो में आई हुई है, जिसके लिए वो स्टेला से थोड़ा नाराज भी होते हैं। एबन खुद न जाकर बिली को स्टेला को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण एयरपोर्ट बंद हो जाता है और स्टेला जा नहीं पाती। बिली स्टेला को अपनी फैमिली के साथ रुकने के लिए कहते हैं। उधर सेल टावर में गस अपना काम कर रहे होते हैं कि उन्हें कुछ आवाज आती है। अचानक सेल टावर की लाइट चली जाती है। गस बाहर चेक करने लगते हैं कि तभी 2-3 लोग बड़ी तेजी से उनके आसपास से घुर्राते हुए गुजरने लगते हैं। वो कहते हैं, कौन हो तुम लोग? तभी एक आदमी बड़ी तेजी से उनका पहले गला काट देता है और फिर उस कटे हुए हिस्से पर मुंह लगाकर खून चूसने लगता है। एबन ऑफिस वापस पहुंचते हैं और अपने भाई जेक और हेलन से बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें इस जगह के यूटिलिडोर में कुछ गड़बड़ की खबर आती है। यूटिलिडोर में कार्टर और विल्सन उन्हें बताते हैं कि किसी ने उनके हेलीकॉप्टर को बुरी तरह से तोड़ दिया है और उसके अंदर मौजूद सामान को भी श्रेडर में डालकर तोड़ दिया है। कुछ समय बाद एक रेस्टोरेंट में वो अजनबी आदमी वेट्रेस लूसी को शराब और मीट सर्व करने के लिए कहता है। मना करने पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी वहाँ एबन पहुँच जाते हैं और उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो एबन से लड़ने लगता है। माँ स्टेला भी पहुँच जाती है और ये दोनों उस अजनबी को पकड़ लेते हैं। ऑफिस पहुंचकर एबन इस अजनबी को जेल में बंद कर देते हैं। एबन उस अजनबी से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन काफी पूछताछ के बाद भी वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। तभी वो अजनबी कहता है, जो मर्जी कर लो, तुम लोग नहीं बचोगे। वो लोग आ रहे हैं और मैंने जो कुछ उन लोगों के लिए किया है वो मुझे इस बार जरूर अपने जैसा बना देंगे। फिर अचानक से पूरे कस्बे की लाइट चली जाती है। एबन कहता है, मैं गस के पास चेक करके आता हूँ कि इंटरनेट में क्या दिक्कत है। एबन ऑफिस से निकलकर सेल टावर पहुंच जाते हैं। एबन अपनी पिस्टल निकाल लेते हैं और गस को बुलाने लगते हैं। तभी उन्हें जमीन पर खून के निशान दिखते हैं। वो उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। किसी ने गस के सिर को काट कर एक डंडे पर गाड़ दिया होता है। वो बुरी तरह से डर जाते हैं और फटाफट वापस पहुंचकर लोगों को घर के अंदर जाने और अगर किसी के पास बंदूक है तो उसे तैयार रखने के लिए कहते हैं। इसके कुछ समय बाद जॉन घर पर बैठे होते हैं कि तभी उन्हें अपनी पत्नी की चीखने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर जैसे ही वो किचन में आते हैं, एक आदमी उनकी पत्नी को उठाकर खिड़की से बाहर ले जाता है। जॉन भी उनके पीछे बाहर दौड़ पड़ते हैं। वो आदमी उनकी पत्नी को घर के नीचे मौजूद अंधेरी जगह में खींच कर ले जाता है। जॉन अंधेरे में देखने की कोशिश करते हैं कि तभी इनके चेहरे पर वो आदमी पंजा मार। जॉन बहुत कोशिश करते हैं अपनी पत्नी को बचाने की, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाते। एबन वापस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और गस के बारे में सबको बताते हैं और कहते हैं कि मैं बिली को लेने जा रहा हूं ताकि हम कुछ मदद का इंतजाम कर सकें। स्टेला भी एबन की मदद के लिए आ जाती है। एबन हेलन और जेक को अपना ध्यान रखने और इस आदमी के करीब बिल्कुल न जाने के लिए कहते हैं। ये दोनों बिली के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी की छत पर अचानक एक आदमी पता नहीं कहां से आ जाता है और गाड़ी की छत को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करने लगता है। एबन उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन उससे कोई असर नहीं होता। तभी स्टेला जोर से ब्रेक मारती है और वो आदमी गाड़ी से नीचे गिर जाता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। स्टेला एबन से पूछती है आखिर क्या चीज थी वो। तभी रेडियो पर हेलन अचानक बुरी तरह चलाने लगती है। ये दोनों तुरंत वापस पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं जहाँ खून ही खून पड़ा होता है और उस अजनबी के अलावा वहाँ कोई नहीं होता। वो अजनबी आदमी इन दोनों को देखकर कहता है कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन वो मुझे अपने साथ नहीं ले गए। एबन उससे जेक और हेलन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और कहने लगता है कि मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। एबन ऐसा करने ही वाले होते हैं कि स्टेला उन्हें रोक लेती है।
उधर पैरों की अंधेरी सड़क पर ये अजीब से आदमी चल रहे होते हैं। इनका लीडर मार्लो इन सभी को कहता है कि जिसको भी मारना उसका सर धड़ से अलग कर देना, हमें किसी को भी अपने जैसा नहीं बनाना है। उधर लूसी के रेस्टोरेंट में भी कुछ लोग छुपे हुए थे। कुछ देर बाद मार्लो और उसकी गर्लफ्रेंड आइरिस एडम और उसकी बीवी पर हमला कर देते हैं। एडम मार्लो को गोली मार देते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता और मार्लो एडम को गले से पकड़कर उठा देते हैं और उसे कहते हैं तुम में से कोई नहीं बचेगा, और एक सरिया उसके पेट में गाड़ देते हैं। पूरे पैरों में मौजूद लोगों को ये हैवान मारने लगते हैं और चारों तरफ गोलियों, लोगों की चीख पुकार और इन हैवानों की गुर्राहट गूंजने लगती है। उधर एबन और स्टेला जेक को ढूंढते हुए रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां एबन जेक को देखकर बहुत खुश होते हैं। एबन सबको कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। कार्टर एबन से यूटिलिटी डोर जाने के लिए कहते हैं लेकिन वो बहुत दूर होता है, इसलिए एबन कहीं पास ही में कोई सेफ जगह ढूंढने का प्लान बनाते हैं। डेनिस चार्ली के घर को सजेस्ट करती हैं, जहाँ पर छत में एक खुफिया जगह होती है। एबन कार्टर को सभी को उस खुफिया जगह ले जाने के लिए कहते हैं और वो और स्टेला पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं ताकि कुछ जरूरी सप्लाईज ला सके इन हैवानों को रोकने के लिए। ये दोनों पुलिस ऑफिस पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी इनकी गाड़ी को कोई चीज पीछे से रोक लेती है। इनकी गाड़ी को इन हैवानों ने पकड़ लिया होता है और उसे धीरे धीरे ऊपर उठा रहे होते हैं। तभी इनमें से अचानक एक हैवान स्टेला की खिड़की को तोड़कर उसको बाहर खींचने लगता है। एबन उसके सर में गोली मार देते हैं। तभी बाकी के हैवान इनकी गाड़ी को उठाकर पलट देते हैं। ये दोनों अभी समझ ही रहे होते हैं कि इन हैवानों में से कुछ स्टेला को पकड़कर बाहर खींचने लगते हैं और कुछ एबन को। तभी वहाँ व्यू आ जाते हैं जो अपने स्नो ट्रक से स्टेला की तरफ के हैवानों को टक्कर मारते हुए एक दीवार पर दे मारते हैं। एबन स्टेला को भागने के लिए कहते हैं। स्टेला दौड़कर व्यू की गाड़ी में चढ़ जाती है और एबन भी खुद को जैसे तैसे बचाकर व्यू की गाड़ी की तरफ भाग पड़ते हैं। व्यू इन दोनों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये तीनों सीधा चार्ली के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पहले से ही कार्टर सभी को लेकर छत में मौजूद खुफिया जगह में पहुंच चुका होता है। बाहर अभी भी गोलियों और लोगों की चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। हमें इनसे खुद को बचाना है। हम में से कोई एक आदमी हमेशा पहरेदारी पर रहेगा। हमें खाने का इंतजाम करना है और ये सोचना है कि हमारा अगला कदम क्या होगा। उधर पुलिस स्टेशन में उस अजनबी के पास मार्लो पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुमने हमारी बहुत सेवा की है, हम तुम्हें इसका इनाम देंगे। मार्लो इस आदमी के सिर को पकड़ता है और अजनबी आदमी को ऐसा लगता है कि अब उसे भी वो अपने जैसा बना देंगे, लेकिन तभी मार्लो इस अजनबी आदमी का सिर उखाड़ फेंकता है। ये वैम्पायर्स धीरे धीरे सभी घरों की छानबीन कर रहे होते हैं। ये देखकर डग यहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं, लेकिन एबन मना करते हैं और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। व्यू लड़ाई को रोक देते हैं। इसके बाद एबन सभी को कहते हैं, ठीक है, कुछ समय में यहाँ बहुत तेज तूफान आने वाला है। हम उसका फायदा उठाकर यहाँ से निकलेंगे और जनरल स्टोर से सप्लाईज लेकर यूटिलिटी डॉट पहुँच जाएंगे, जहाँ हम आराम से 1 महीना सर्वाइव कर सकते हैं। 7 दिन बाद अचानक इन लोगों को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। ये क्रिस्टीन होती है जो मदद के लिए बुला रही होती है। कार्टर इसकी मदद के लिए कहते हैं, लेकिन एबन कहते हैं ये एक चाल है। घरों की छत पर देखो, बहुत सारे वैम्पायर्स ताक लगाकर बैठे होते हैं। बाहर क्रिस्टीन चलते चलते रुक जाती है। वहाँ मार्लो आ जाता है, जिसे वो कहती है, मुझे कोई नहीं मिला, प्लीज मुझे छोड़ दो। वैम्पायर्स क्रिस्टीन को नोचने लगते हैं। उधर इन सब से छुपकर एबन भी इस लड़की को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। तभी एबन को अचानक किसी की आवाज आती है। एबन जॉन को खुफिया जगह ले जाने लगते हैं और जैसे ही जॉन को खींचकर बाहर निकालते हैं, जॉन भी वैम्पायर बन चुके होते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। दोनों पीछे मौजूद बच्चों के झूले पर गिरते हैं, जिसमें जॉन फंस जाता है। एबन पास में पड़े कुल्हाड़ी से जॉन की गर्दन को काट देते हैं और वापस चार्ली के घर पहुंच जाते हैं। घर पर विल्सन के पिता अपनी याददाश्त भूलने की बीमारी के कारण घर से बाहर चले जाते हैं। विल्सन भी घर से बाहर जाने लगते हैं। स्टेला उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन विल्सन उन्हें जोर से धक्का देकर बाहर भाग जाते हैं। विल्सन ठंड में यहाँ वहाँ अपने पिता को खोज रहे होते हैं, लेकिन उसे वो नहीं मिलते और तभी एक वैम्पायर उन्हें घसीटते हुए ले जाते हैं और विल्सन की बहुत तेज चीखने की आवाज आती है। विल्सन के मरने के बाद एबन कहते हैं, अब जैसे ही मौसम खराब होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगले दिन मौसम पूरी तरह खराब हो जाता है और तूफान चलने लगता है। ये सभी लोग इस तूफान का फायदा उठाकर जनरल स्टोर पहुंच जाते हैं। डेनिस और डग
खाने की सप्लाई से इकट्ठा कर रहे होते हैं कि अचानक कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो देखते हैं, एक छोटी लड़की एक आदमी के पास बैठी होती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, ये छोटी बच्ची भी एक वैम्पायर बन चुकी होती है जो इस आदमी को मारकर उसका खून पी रही हो। वो बच्ची दौड़कर कार्टर पर हमला कर देती है और उसे काटने वाली होती है कि एबन, ब्यू और स्टेला उसे पकड़कर एक दीवार पर खड़े हो जाते हैं। जेक आते हैं और कुल्हाड़ी से इस बच्ची का सिर काट देते हैं। तभी लूसी कहती है, हे भगवान, तूफान रुक गया। बाहर बिल्कुल शांति छा जाती है और ये सभी इस स्टोर के अंदर फंस जाते हैं। कार्टर कहते हैं कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो किसी को इन वैम्पायर्स का ध्यान भटकाना होगा, तभी बाकी के लोग यहाँ से भाग सकते हैं। स्टेला कहती है कि हेलन के घर पर अल्ट्रा वायलेट लाइट्स हैं, हम इन वैम्पायर्स को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एबन कहते हैं, ठीक है, मैं इस काम को अंजाम दूंगा, तुम लोग इस दौरान पुलिस स्टेशन पहुंच जाना। अगले ही पल एबन चिल्लाते हुए हेलन के घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं ताकि वैम्पायर्स को अपनी तरफ खींच सकें। एक घर की छत पर खड़ा मार्लो एबन की आवाज सुन लेता है और आयरिस और बाकी के वैम्पायर्स को चिल्लाकर बुला लेता है। उधर एबन हेलन के घर पहुंचकर फटाफट से जनरेटर को ऑन कर लेते हैं और जैसे ही आयरिस अंदर घुसती है, एबन यूवी लाइट्स ऊपर कर देते हैं और वो बुरी तरह से रोशनी के सामने आकर झुलस जाती है और तड़पती हुई बाहर आकर गिर पड़ती है। आयरिस का आधा चेहरा बुरी तरह से जल गया होता है। तभी वैम्पायर्स जनरेटर ऑफ कर देते हैं, जिसके कारण एबन वहाँ से भाग जाते हैं। एबन स्टेला को वॉकी टॉकी पर बताते हैं कि लाइट्स बंद होने के कारण वो हेलन के घर से भाग आए और वैम्पायर्स अब उनके पीछे पड़े हैं। अगले ही पल ब्यू बर्फ काटने वाली एक बड़ी गाड़ी लेकर वैम्पायर्स को मारते हुए जा रहे होते हैं। ब्यू अपने पास आ रहे वैम्पायर्स को शॉटगन से मारते हुए अपनी गाड़ी को एक दुकान में घुसा देते हैं। ब्यू बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं। ब्यू अपने साथ डायनामाइट भी लाए होते हैं और वो तुरंत आग जलाकर डायनामाइट के बक्से में डाल देते हैं। एक जोर का धमाका होता है जिससे वो और 2-3 वैम्पायर्स धमाके में मारे जाते हैं। एबन ये धमाका अपनी आंखों से देखते हैं और तुरंत वहाँ से पुलिस स्टेशन की तरफ भाग पड़ते हैं। एबन पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और सबको ब्यू के बारे में बताते हैं। तभी कार्टर बोल पड़ता है, मुझे जनरल स्टोर में उस लड़की ने काट लिया था और मैं अब बदल रहा हूँ। एबन की तरफ देखकर कार्टर कहते हैं, एबन मुझे मार डालो इससे पहले कि मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाऊं। एबन कार्टर को एक कमरे में ले जाते हैं और उनका सर काट देते हैं। इस पूरी घटना को शुरू हुए अब 27 दिन हो चुके थे। एबन खिड़की के पास बैठे होते हैं कि तभी उन्हें बिली के घर से एक टॉर्च लाइट कुछ सिग्नल करती है। अगले ही पल स्टेला और एबन बिली के घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। घर के अंदर घुसने पर उन्हें बिली एक कोने में रोता हुआ मिलता है। उसने अपनी बीवी और बच्चों को गोली मार दी होती है ताकि उन्हें इन वैम्पायर्स के हाथों बुरी मौत न मरना पड़े। एबन और स्टेला बिली को लेकर जैसे ही वापस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। स्टेला कहती है शायद वो लोग यूटिलिटी डोर की तरफ चले गए। ये तीनों भी बाहर निकलकर यूटिलिटी डोर की तरफ जाने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए ये तीनों एक घर के नीचे छुप जाते हैं। एबन चेक करने लगते हैं कि कोई वैम्पायर आसपास तो नहीं कि तभी अचानक गेल रॉबिन्स नाम की छोटी सी लड़की खून से लथपथ इनकी तरफ इनको आती हुई दिखती है। स्टेला इस बच्ची को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और दौड़कर उसे अपने साथ ले आती है। इस लड़की के पीछे एक वैम्पायर भी आ रहा होता है जिसे इनके यहाँ होने की भनक लग जाती है। एबन तुरंत स्टेला को कहते हैं कि यहाँ से भागो और यूटिलिटी डोर की तरफ जाओ, मैं इस वैम्पायर को संभालता हूँ। बिली और एबन इस वैम्पायर का ध्यान खींचने के लिए अलग अलग भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद बिली एक जगह पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि एक वैम्पायर उनका पीछा कर रहा है। उधर एबन यूटिलिटी डोर पहुंच जाते हैं। उधर मार्लो अपने साथियों से कहते हैं कि हमें सदियां लगी हैं लोगों को ये यकीन दिलाने में कि हम सिर्फ एक बुरा सपना है, असलियत नहीं। इसलिए जाओ, कोई सबूत मत छोड़ो, इस पूरी जगह को जला डालो। उधर यूटिलिटी डोर में कुछ समय बाद बिली पहुंच जाते हैं और इनके पीछे वो वैम्पायर भी। वो वैम्पायर बिली को काट लेता है कि तभी बिली पीछे से दौड़ कर आते हैं और उसे श्रेडर में धक्का दे देते हैं और वो वैम्पायर मारा जाता है। लेकिन इस दौरान उनका सीधा हाथ कट जाता है। एबन उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिली उन्हें दूर फेंक देते हैं क्योंकि वो अब खुद वैम्पायर में बदलने वाले। एबन दुखी मन से बिली का सिर काट देते हैं। अब सूरज को निकलने में सिर्फ एक दिन रह गया था। एबन और जेक बातें कर रहे होते हैं कि तभी वॉकी टॉकी पर स्टेला की आवाज आती है। वो एबन को बताती है कि वो एक गाड़ी के नीचे छोटी बच्ची गेल के साथ छुपी हुई है। जैसे ही बाहर निकलना सेफ होगा, मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा।
कुछ समय बाद डेनिस एबन को बताती है कि ये वैम्पायर्स गलियों को तेल से भर रहे हैं। एबन कहते हैं जरूर इन्होंने पाइपलाइंस काट दी होंगी। मार्लो तेल में एक माचिस की तीली फेंक देते हैं और चारों तरफ आग लग जाती है। ये आग स्टेला और गेल के चारों तरफ भी लग चुकी थी। एबन कहते हैं अगर वो गाड़ी के नीचे छुपी रही तो वो दोनों जलकर मर जाएंगी। बाहर निकले तो उन्हें वैम्पायर्स मार देंगे। तभी एबन एकदम से नीचे दौड़ पड़ते हैं जहाँ बिली की डेड बॉडी पड़ी होती है। तुरंत एक सिरिंज की मदद से बिली के शरीर से खून निकाल लेते हैं और बिली के खून को अपने अंदर डाल देते हैं। वो बुरी तरह से तड़पने लगते हैं और अचानक बेहोश हो जाते हैं। एबन उसके बाद यूटिलिडोर से निकलते हैं और इन वैम्पायर्स के पास पहुंच जाते हैं। इन्हें देखकर मार्लो सबको पीछे कर देता है और कहता है कि ये वो है जो हमसे लड़ेगा। मार्लो और एबन के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। मार्लो एबन को पूरी तरह से मारने लगता। मार्लो एबन के हाथ को तोड़ देता है, लेकिन मार्लो जैसे एबन की तरफ भागकर उनको मारने के लिए आता है, अचानक एबन उठकर अपना पूरा हाथ मार्लो के सर के आर पार कर देते हैं और उसे मार देते हैं। एबन बाकी के वैम्पायर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी सुबह होने लगती है और बाकी के वैम्पायर्स डर के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी स्टेला भी वहाँ आ जाती है और एबन से कहती है ये तुमने क्या कर लिया। एबन और स्टेला सूरज को उगता हुआ देख रहे होते हैं। सूरज की रोशनी से एबन को परेशानी होने लगती है। स्टेला और एबन एक लास्ट किस करते हैं। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है और उसकी रोशनी में एबन जलने लग जाते हैं और पूरी तरह से तड़पने लगते हैं, लेकिन स्टेला उन्हें पकड़े रहती है और धीरे धीरे वो राख में बदलने लग जाते हैं और कुछ समय बाद मर जाते हैं।